जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ेंगे ध्वनि की चाल यानी साउंड ऑफ स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पर ये जो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी लेकर नोटबुक लेकर बैठ जाएं और जहाँ तक हो सके यदि हेडफोन लगा लें तो ज़्यादा सही होगा, ताकि क्लास में जो भी फैक्ट बताएं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएं वो आपको सही तरीके से याद हो पाए, सही तरीके से उसको समझ पाएँ और अपनी कॉपी में नोट कर पाएँ। ठीक है, हेडफोन लगाने से ये फायदा होता है, माइंड को इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने देता है हेडफोन, जिसकी वजह से हमारे जो कंसंट्रेशन है वो बना रहता है। चलिए तो स्टार्ट करें यहाँ पर ध्वनि की चाल यानी स्पीड। ठीक है, तो वे सारे स्टूडेंट्स जो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, जो आरआरबी एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन है या फिर आरपीएफ, ठीक है, ये तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है यहाँ पर फिजिक्स की। ठीक है, और वो भी स्पीड की, किसकी? स्पीड ऑफ साउंड यदि ध्वनि की चाल। तो इसको सही तरीके से समझ लेना। ठीक है, और साथ में एमपीपीएससी जितनी भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम होती है उसमें इस सब्जेक्ट से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा जिसने एग्जाम दी है। ठीक, चलिए तो आइए यहाँ पर समझते हैं ध्वनि की चाल क्या होती है, स्पीड क्या होता है। तो देखें यहाँ पर स्पीड हमने पढ़ा था शुरुआत में। ठीक है, बेसिक स्पीड जो किसी भी गाड़ी घोड़े की स्पीड होती है इस टाइप से, लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? ध्वनि की स्पीड। ठीक है, ध्वनि की चाल। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल की हम बात करें तो ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कैसे? अलग अलग माध्यम, अलग अलग स्पीड। ठीक, जिस तरीके से आपको यदि दौड़ाया जाए रोड के ऊपर तो आप स्पीड से दौड़ोगे। ठीक, उसके बाद में वहीं पर आपको दौड़ाया जाए किसी पानी के अंदर, जल के अंदर, तो थोड़ा सा आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। राइट, उसके बाद में फिर यदि आपको किसी रेत के रेगिस्तान में दौड़ाया जाए तो वहाँ पर आपकी स्पीड और भी बहुत कम हो जाएगी। राइट, तो क्यों? क्योंकि पहले आपका माध्यम था रोड, उसके बाद फिर माध्यम था आपका जल और उसके बाद रेत। हर माध्यम में आपकी जो स्पीड है वो अलग अलग रही। इसी टाइप से यहाँ पर हम जो बोलते हैं या कोई साउंड आता है, ठीक है, कोई हॉर्न मारता है, तो उसकी जो ध्वनि की जो स्पीड होती है हर माध्यम में अलग अलग होती है। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ? चलिए तो यहाँ पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि सबसे मेन जो कीवर्ड शब्द है वो सारे सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर आज पहले यहाँ पे सारा सब कुछ बोर्ड पे पहले से नहीं लिखा है। जो मेन चीज़ें अच्छी तरीके से वो क्लियर करेंगे, जो आईएमपी फैक्ट है, जो पूछे गए फैक्ट है वो यहाँ पर समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? फर्स्ट पॉइंट कि भिन्न भिन्न माध्यमों में या फिर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसी होगी? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न 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 होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अलग अलग माध्यम, अलग अलग स्पीड। ठीक है, आपका खुद का एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया, रोड वाला, उसका पानी वाला, उसके बाद रेगिस्तान वाला। हर जगह दौड़ेंगे तो आपकी स्पीड कम रहेगी। उसी टाइप से हमारी जो आवाज़ होती है उसकी भी स्पीड हर माध्यम में अलग अलग होती है। क्लियर है? अब अलग अलग क्यों होती है, ये जो स्पीड होती है किस पर निर्भर करती है, ये अभी यदि हम जान लें तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ अलग अलग माध्यम में स्पीड अलग अलग क्यों होती है। ठीक है, देखो हमारी जो स्पीड है, ध्वनि की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ध्वनि की चाल किन दो बातों पर निर्भर करती है? ठीक है, तो यहाँ पर दो बातों पर निर्भर करती है ये। ठीक है, दो बातों पर निर्भर करती है, दो बातों पर निर्भर करती है। तो वो दो बातें कौन सी है जिस पर ये ध्वनि की चाल या फिर स्पीड ऑफ साउंड निर्भर करता है? तो वो जो बातें हैं वो सबसे पहला वाला तो ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो माध्यम की जो इस पे मतलब उसके घनत्व है, ठीक है, माध्यम का घनत्व है उस पर निर्भर करती है। दूसरा ये है माध्यम का प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर देखो दो बातें कौन सी है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये है माध्यम की प्रत्यास्थ
प्रत्यास्था, ठीक है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। ई मतलब होता है इलास्टिसिटी, ठीक है। तो माध्यम की जो इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्था होती है, उस पर ध्वनि की स्पीड बहुत हद तक निर्भर करती है। यदि यहाँ पर इलास्टिसिटी यदि किसी माध्यम की कम है तो साउंड की जो स्पीड होगी, ध्वनि की जो स्पीड होगी वो कम होगी, ठीक है। इलास्टिसिटी मान लो से कि अधिक है तो उतनी ही अधिक क्या होगी, ध्वनि की चाल होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर सूत्र के माध्यम से पूरा समझाऊंगा, बस ये है कि अभी ये समझें प्रत्यास्था क्या होता है। यदि ये आपको नहीं पता है तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी सही तरीके से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। और प्रत्यास्था के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है तो यहाँ पर फिजिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर प्लेलिस्ट में जाना है, फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट निकालना है और उसमें सारी जो फिजिक्स की क्लासें जो चल रही है अभी वो सीक्वेंस से मिल जाएगी। 2-3 दिन 4 दिन बाद में जाओगे आप तो ये जो प्रत्यास्था है, इलास्टिसिटी है, इसका जो क्लास है पूरी कंप्लीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, राइट। इस ये पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो ध्वनि की चाल है दो बातों पर निर्भर करती है। पहला है माध्यम की प्रत्यास्था और दूसरा यहाँ पर क्या है, माध्यम का घनत्व। दूसरा क्या है, माध्यम का घनत्व। माध्यम का घनत्व कैसे, तो अब यहाँ पर देखें घनत्व, यहाँ पर अब इसमें 2 पॉइंट तो आपने समझ लिए यहाँ पे, ठीक है, कि 2 बातों पर निर्भर करती है, लेकिन किस तरीके से करती है थोड़ा सा इस पर जाएं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम न्यूटन ने अपने प्रयोगों द्वारा ये गणना की कि न्यूटन के जो नियम इन्होंने दिए हैं यहाँ पर न्यूटन ने वो समझाया। वो क्या समझाया, तो न्यूटन ने यहाँ पर ये बताया है कि किसी भी माध्यम की जो प्रत्यास्था गुणांक है यदि ई है, ठीक है, देखो यहाँ पर किसी भी माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक ई है और माध्यम का जो घनत्व है वो डी है, तो यहां पर क्या होगा, तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल v बराबर होगा अंडरवुड में e बाय डी। ये यहां पर आपको समझना है और ये वाला जो फॉर्मूला है जरा सा है ये, लेकिन इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, ठीक है। और इससे कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसको खास करके फोकस कर लेना जो मैं समझाने वाला हूं यहाँ पर इससे। तो अभी मैंने क्या बोला कि न्यूटन ने यहाँ पर क्या बताया। सबसे पहले प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम किसने समझाया, तो यहाँ पे न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन ने क्या किया, इसकी गणना और किस तरीके से गणना की यहाँ पर, तो न्यूटन ने यहाँ पर यह बोला है कि यदि किसी माध्यम की प्रत्यास्था ई हो, ठीक है, प्रत्यास्था क्या हो, ई हो, और उसका जो घनत्व है वो क्या है, डी हो, तो ई और डी घनत्व और प्रत्यास्था वाला कोई माध्यम है, उसमें जो ध्वनि होगी उस ध्वनि की स्पीड, यहाँ पे मैंने लिखा है अनुदैर्ध्य तरंग। तो यहाँ पे ध्वनि की जो स्पीड होती है, ध्वनि होती है ना, ये एक प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, ठीक है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग ही है, ठीक है, जो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है अनुदैर्ध्य तरंग की चाल या फिर ध्वनि की चाल, ठीक है, बात एक ही है। तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल v बराबर अंडरवुड में e बाय डी होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है तो यहाँ से क्या समझ में आता है आपको, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि यदि यहाँ पे क्या है, ये चाल है, तो चाल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं v, ये कब बढ़ेगी, ठीक है, कब बढ़ेगी, ये बढ़ेगी यदि यहाँ पर e का मान अधिक होगा, e बढ़ेगा तो मतलब माध्यम की प्रत्यास्था बढ़ेगी तो यहाँ पर v भी बढ़ेगा, मतलब वेग भी बढ़ेगा, इसकी स्पीड चाल भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे e बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, क्लियर है इतना। और यदि यहाँ पर e घटेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर v भी क्या होगा, घटेगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे समझना है और अपनी कॉपी में भी इस तरीके से लिख लेना है, ठीक। अब फिर यहाँ पर बात करें कि ये जो d है, d मतलब होता है डेंसिटी को हिंदी में बोलेंगे घनत्व। यदि किसी माध्यम का घनत्व, डेंसिटी यदि कम है तो उसकी जो स्पीड है वो अधिक होगी या फिर कम होगी। घनत्व यदि बढ़ेगा तो वेग पर, इसकी स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ v और इधर की साइड क्या है d, ठीक है, 2 बार लिख दे रहा हूँ, फिर v और फिर यहाँ पे d, ठीक। अब यहाँ पे देखो यदि किसी माध्यम का घनत्व बढ़ते जा रहा है, ठीक है, किसी माध्यम का घनत्व क्या होता जा रहा है, प्लस होते जा रहा है, तो अब आप ये बताएं कि जो
ध्वनि की स्पीड होगी, इसकी चाल होगी, ये क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका और इसका संबंध है उल्टा, ठीक है, ये नीचे है और ये ऊपर है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, v d के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि यदि d घनत्व बढ़ेगा तो इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और यदि d का मान, घनत्व का मान कम होगा, जितना ज़्यादा कम होगा, जितना घनत्व कम होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी, राइट। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और इसी से यहाँ पे 1 2 3 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, केवल इसी से, ठीक है। और इससे कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर देखें, यदि यहाँ पर ये माध्यम की हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम ले लें ठोस की बात कर लें, ठीक है। ठोस माध्यम में किसी भी ध्वनि की जो स्पीड होती है वो कम होती है या फिर अधिक होती है या फिर कैसे होती है, ठीक है। यदि ठोस माध्यम में स्पीड, इलास्टिसिटी उसकी मान लो क्या है, माध्यम ठोस चढ़ है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इसकी ध्वनि की चाल यानी अनुदैर्ध्य तरंग की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, तो चाल बराबर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल ये पूरा यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल लिख रहा हूँ चाल, ठीक है। यहाँ पे चाल क्या होगी, बराबर v बराबर यहाँ पर मिलेगा आपको, इसके लिए यहाँ पे y बटे में d, मतलब ये आपके लिए फॉर्मूला है इसका, ठीक है, y बटे में d। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, जब ठोस की बात करें तब। और यहाँ पर ये जो y है, ठीक है, y का सिंबल यहाँ पे दर्शा रखा है, ये वाला क्या है, ये प्रत्यास्थता गुणांक है। ठोस माध्यम के लिए क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। तो यहाँ पर E था तो यहाँ पर क्या है, y है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग होगा, द्रव के लिए अलग होगा, गैस के लिए अलग होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको समझना है। अब यहाँ पे इसका संबंध, इन दोनों का संबंध इससे भी इसी टाइप से है, जिसे यहाँ पे अपने समझा इसके लिए E के लिए, उसी टाइप से यहाँ पर Y के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करें तो दूसरे नंबर पे देख लें, यदि द्रव या फिर गैसों की बात करें, द्रव या फिर गैसों की बात करें तो द्रव के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, तो यदि माध्यम क्या हो, द्रव हो, यदि माध्यम द्रव हो तो क्या होगा, तो ध्वनि की चाल बराबर क्या होगा, ध्वनि चाल यहां पर होगा v बराबर होगा क्या, b बटे में d, v बराबर क्या होगा, b बटे में d। तो यहां पे इस तरीके से यहाँ पे इसको अंडर रूट में लिख देना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रत्यास्थता के रूप में क्या आया, यहाँ पर b आया, ठीक है। तो किसी भी द्रव के लिए प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, b के रूप में इसको डिनोट करेंगे, क्लियर है। अब इसी टाइप से यहाँ पर गैस की बात कर लें, तीसरा गैस के लिए या गैसों में ध्वनि की चाल, ठीक है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर ध्वनि की चाल में लिख रहा हूँ, यहाँ पर किताबों में आपको ये मिलेगा अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, ठीक है। बात यहाँ पर एक ही है, अनुदैर्ध्य तरंग को बोलो या फिर ध्वनि बोलो, ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे अलग लिखा वहाँ पे अलग लिखा है, बात एक ही है। तो यहाँ पर गैसों के लिए यहाँ पर v क्या होगा, ध्वनि की चाल क्या होगी, v बराबर इसके लिए होगी अंडर रूट में p बाई डी, क्या होगा, p बाई डी। तो ये होगा इसके लिए। तीनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि ठोस के लिए ध्वनि की चाल क्या होगी, ठोसों में ध्वनि की चाल के लिए सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर होगा क्या, y बाय डी, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर ले लो द्रव के लिए, तो द्रव के लिए यहाँ पे ध्वनि की चाल क्या होगी, द्रव में ध्वनि की चाल की बात करें तो b बाय डी होगा, राइट, अंडर रूट में b बाय डी। उसके बाद फिर यहाँ पर किसमें बात करें, गैसों में बात करें तो गैसों में ध्वनि की चाल के लिए p बाय डी होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। और तीनों को समझने के लिए इसको आपको एक को केवल अच्छी तरीके से समझ के रखना है, क्योंकि पूरी कहानी जिसमें इसमें मैंने समझाई वही इसमें है, इन सभी में, राइट। इतना चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ें जितनी मैंने बताई है वो अच्छी तरीके से आपको क्लियर हुई होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है, कोई भी कमेंट कर सकता है। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर इस क्लास में थोड़ा सा ये दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए, तो अब ये यहाँ पर लिख ले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर आगे देखें, हमने जितने भी यहाँ पर तीनों फॉर्मूले देख लिए, ठीक है, द्रव में, ठोस, द्रव और गैस में, इन सब में देख लिए। हम यदि गैस की बात करें, हवा की बात करें, तो हवा में यहाँ पर किसमें, हवा में यदि इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करें अंडरवुड में P/D का, ठीक है, इसके माध्यम से यदि हम इसकी गणना करें कि ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है और उसका वेग कितना होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके माध्यम से यदि गणना करें तो गणना करने पर ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़े से यहाँ पे जो राइटिंग वगैरह है थोड़ा सा हो सकता है आपको एकदम कोई अक्षर, कोई वर्ड ऐसा हो जो एकदम थोड़ा सा अटपटा सा लगे, तो समझ लेना उसको ध्यान से। अब यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करें और इसके माध्यम से गणना करने पर क्या मिलता है, तो हवा में ध्वनि का वेग, तो वेग कितना मिलेगा, तो वेग यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, वेग मिलेगा v बराबर 280 मीटर प्रति सेकेंड, 280 मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग आपको मिलेगा। जबकि वहीं पर इस ध्वनि की चाल कितनी होगी, ध्वनि की चाल तथा ध्वनि की चाल बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 332 मीटर प्रति सेकेंड इतना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका वेग अलग है और यहाँ पर क्या है, इसकी स्पीड अलग है, ठीक। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वेग क्या होता है, वेग की जो दिशा होती है एकदम सीधी होती है और जो स्पीड होती है उसकी दिशा कोई फिक्स नहीं होती है, दोनों में दिशा का फर्क है, ठीक है। एक गाड़ी कोई जा रही है वो सीधी जा रही है, एक गाड़ी इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से रोड से जा रही है, ठीक है। तो जो स्पीड होती है इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, जबकि इसकी डायरेक्शन होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसका 280 है, मतलब 280 मीटर प्रति सेकेंड है और इसकी चाल कितने है, 332 मीटर प्रति सेकेंड है, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं किस माध्यम में कितनी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक पॉइंट यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट है कि किस माध्यम में ध्वनि की स्पीड यानी क्या है, चाल, ठीक है, चाल कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें हम ठोस की, ठीक है, ठोस माध्यम हो तो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पर ठोस माध्यम में क्या होता है, प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है। क्या होती है, प्रत्यास्था, यहाँ पे लिख देना प्रत्यास्था, ठीक है। क्या होती है, सर्वाधिक, सबसे अधिक। तो अब यहाँ पर बात करें, यदि प्रत्यास्था इसकी ठोस में सबसे अधिक होती है तो ध्वनि की स्पीड कितनी होगी, तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो चाल यहाँ पर होगी सबसे अधिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जो वस्तु जितना ठोस है उसकी प्रत्यास्था उतनी अधिक होगी और जितनी अधिक होगी इसकी प्रत्यास्था उतनी ही अधिक क्या होगी, उसकी ध्वनि की चाल उस वस्तु में ज़्यादा होगी। कैसे, मान लो जैसे कि यहाँ पे कोई लोहे की छड़ ले लो इतनी सी, या फिर सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे क्या है, पटरी है, रेल की पटरी है, ठीक है। अब रेल की पटरी है तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की दूरी है लगभग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। लेकिन आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से किसी ने इस पटरी के ऊपर ठोका या फिर कोई पत्थर मारा या फिर कोई दूसरे लोहे के छड़ से इसको ठोका, तो आपको यहाँ पे भी सुनाई देगा, भले आप 1 किलोमीटर पे हो या फिर 1.5 किलोमीटर पे, आपको यहाँ पर इसकी आवाज़, यहाँ पे जो ठोका है ना उसकी आवाज़ यहाँ पे सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि ये ठोस है, पटरी क्या है, ठोस है। अब ठोस में ध्वनि की स्पीड सबसे अधिक होती है, ये याद रखना अच्छी तरीके से, कई बार पूछा गया प्रश्न है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे पटरी वाली ये कहानी अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक। अब फिर यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे द्रव। तो द्रव में क्या होता है, यदि माध्यम द्रव हो तो उसकी प्रत्यास्था क्या होगी, इससे थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी कम, ठीक है, ठोस से कम। तो प्रत्यास्था क्या होगी, ठोस से कम होगी। तो यहाँ पर इसकी ध्वनि की जो स्पीड होगी, ध्वनि की चाल होगी इस द्रव में, वो क्या होगी, तो वो भी तो कम होगी, तो वो भी ठोस से कम होगी। तो यहाँ पे ये ठोस से कम,
ठीक है, ये यहां पर हुआ। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे देखो गैस में, गैस में देखो ध्यान से, तो गैस की जो प्रत्यास्थता होती है एकदम नगण्य के बराबर होती है, मतलब ना के बराबर होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो ठोस में प्रत्यास्थता, ये इसमें जो गैस है, गैसों में प्रत्यास्थता सबसे कम होती है, सबसे कम। तो इसमें यहां पे ध्वनि की चाल भी क्या होगी, सबसे कम, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होगी। अब चले दोस्तों, तो यहाँ पर ये तीन चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो ठोस माध्यम होगा उसमें प्रत्यास्थता सबसे अधिक होगी और ध्वनि की चाल भी उसमें सबसे अधिक होगी। पटरी वाला यहाँ पे उदाहरण याद रखना, ठीक है। फिर द्रव के अंदर प्रत्यास्थता कम रहेगी द्रव की, ठीक है, और उसमें ध्वनि की चाल भी ठोस से कम रहेगी और गैसों से अधिक रहेगी। अब गैस माध्यम है तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, उसमें सबसे कम होगी, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता सबसे कम होगी, राइट। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट बता दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो। तो अब यहाँ पर लास्ट में देखें, यहाँ पर बहुत सारे माध्यम यहाँ पे अलग मैंने लिखे हैं और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे अपन ध्वनि की चाल, स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है हवा, माध्यम क्या है, हवा है। तो हवा में ध्वनि की स्पीड अभी हमने देखी, कितनी देखी थी, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये देखा है अपन ने। तो यहाँ पर देखा तो ये इसको लिख लें, 332 मीटर प्रति सेकेंड। फिर यहाँ पर देखें जल में, तो जल में यहाँ पे 1493 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब जल में हवा से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, हवा से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठोस से तो इसमें कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें लोहे में, तो लोहे में कितना होगा, 5130 मीटर प्रति सेकेंड, 5130 मीटर प्रति सेकेंड, ये 5130 मीटर प्रति सेकेंड, ये किसमें है, लोहे में। लोहे में इसकी स्पीड, ध्वनि की जो स्पीड है, चाल है, ये कितनी है, 5130 मीटर प्रति सेकेंड है, राइट। अब फिर यहाँ पर बात करें कांच में, तो कांच में कितना होगा, 0 होगा इसमें, 5640 मीटर प्रति सेकेंड, ये यहाँ पर इसकी स्पीड है, किसमें, कांच में। लोहे से भी ज़्यादा किसमें है, कांच में ध्वनि की स्पीड है, राइट, ये है, याद रखना इसको। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम मान लो सके है, उसमें ध्वनि की स्पीड की बात करें, ध्वनि की चाल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ 6420 मीटर प्रति सेकेंड ये है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। और बात करें लास्ट में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो यहाँ पे 260 रहेगी इसकी, 260 मीटर प्रति सेकेंड ये इसकी स्पीड रहेगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी स्पीड है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं और इन्हीं में से कई बार रिपीटेशन होता रहता है एग्जाम में, ठीक है। कभी जल की स्पीड पूछ ली, कभी यहाँ पर लोहे में ध्वनि की स्पीड पूछ ली, कभी कांच में ध्वनि की स्पीड यहाँ पर पूछ ली, राइट। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख के रख लेना है, समझ लेना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखना है कि अब जो ध्वनि है उस पर, ध्वनि पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, या फिर ध्वनि की चाल पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ताप का, दाब का, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में इसको देखना है, बस इसको सब। चले दोस्तों, तो अब लास्ट में यहाँ पर 3 पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लें। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इसको पढ़ लें। यहाँ पे बोला है कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, किन किन कारकों पर ध्वनि की स्पीड पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव ध्वनि की स्पीड पर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, इसे देखें यहाँ पर। तो दाब अधिक होगा तो ध्वनि की स्पीड अधिक होगी, दाब कम होगा ध्वनि की स्पीड कम होगी, या फिर कुछ अलग होगा, क्या होगा ये जानना है, ठीक है। तो दाब का प्रभाव में ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि टेम्परेचर एक जैसा है, समान है, तो गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। कहाँ पर, गैस में, ठीक है। बाकी अन्य में पड़ता है, अन्य में हो सकता है कम ज़्यादा, ठीक है, लेकिन गैस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गैसीय माध्यम में, राइट। दूसरी बात यहाँ पर ये देखें, अब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की स्पीड पर, चाल पर। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, T मतलब टेम्परेचर यदि ये ऊपर होगा, ऊपर हो जा रहा मतलब क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्लियर रहता, ठीक। अब आगे देखें तीसरा, आर्द्रता का प्रभाव। नमी, आर्द्रता अधिकतर कब होती है, जब पानी गिरता है, बारिश गिरती है तो मौसम थोड़ा सा आर्द्र हो जाता है। हवा में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो से कि कोई आर्द्र हवा है, आर्द्र वायु है, तो आर्द्र वायु की मात्रा बढ़ेगी या वायु आर्द्र होगी
तो उसमें ध्वनि की जो स्पीड है, चाल है, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब बारिश के टाइम में मौसम थोड़ा सा ठंडा है या फिर थोड़ा सा आर्द्र वायु है, ठीक है, ठंडी हवाएं बह रही, तो उस टाइम यहाँ पे बारिश के टाइम में आप आवाज़ दोगे कहीं से जोर से तो बहुत दूर तक वो आवाज़ जाती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आर्द्र वायु में ध्वनि की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वहीं पर गर्मी में यदि आप आवाज़ दोगे उतना ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, राइट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है ध्वनि की चाल, ये पूरा कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ यहाँ पर, और एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, राइट। तो दोस्तों इस क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे, और यदि आप चैनल पे नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लें, और उसके बाद में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में इस वीडियो में मेहनत की गई है, यहाँ पर इससे हमें कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके जो भी यहाँ पे व्हाट्सअप मीडिया मतलब सोर्स है, या फिर व्हाट्सअप है, या फिर और कुछ है, फेसबुक है, वहाँ पर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।